वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे बैंकिंग कंपनी के बारे में। बैंकिंग कंपनी में हमने बैंकिंग से रिलेटेड सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे इनकम को रिकॉग्नाइज करना, प्रोविजन बनाना, कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में देखना और P&L अकाउंट बनाने तक का काम कर लिया था। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी नोट आउट कर लिया था। एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन करना बाकी था कि हाँ, हम एक क्वेश्चन तो बैलेंस शीट का भी ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन करते किस तरह से हैं। डन। तो फटाफट से निकालिए लास्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करें। हाँ जी, सभी ने निकाल लिया। यस सर। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक एट एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एज एट 31 मार्च 2030। लक्ष्मी विलास बैंक जो कि एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, उसके लिए आपको ये बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। डेबिट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश क्रेडिट है, कैश इन हैंड है, कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैश विद अदर बैंक्स, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करंट अकाउंट्स, प्रेमाइसेस, फर्नीचर एंड टर्म लोन। ठीक है साहब, इतने सारे आइटम्स आपको दिए गए हैं। आगे के लिए है क्रेडिट बैलेंस में शेयर कैपिटल 29,70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 is 297 lakh, स्टेट्यूटरी रिजर्व 346.50, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन 225, प्रॉफिट एंड लॉस 618, फिक्स्ड डिपॉजिट 775.50, सेविंग डिपॉजिट 675, करंट एसेट 780.18, bills payable 0.15 and borrowing from other bank 165. Additional information: bills for collection 18,10,000, acceptance and endorsement 14,12,000, claim against the bank not acknowledged as debt 55,000, and depreciation charged on the premises 1,10,000 and 78,000। फर्नीचर पे 78,000। आपको क्या बनाना है? आपको बनानी है साहब बैलेंस शीट। डन। स्टार्ट करें बैलेंस शीट बनाना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मेट में पुट आउट करना है। चलिए एक एक आइटम को हम समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। चलिए चलिए बैलेंस शीट एक ही साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है।
इसलिए डबल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है और एक छोटा सा कॉलम बना देंगे शेड्यूल नंबर का। ये लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 12। देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? सबसे पहले आपके पास आना चाहिए कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो हमने कहा साहब कैपिटल, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला आइटम होता है कैपिटल। क्या कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं या आपको डायरेक्टली बता रखा है? कैपिटल का अमाउंट डायरेक्टली आपको बता रखा है 297 लाख। ओके साहब। कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड, अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको ये देखना पड़ेगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट कौन कौन सा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन सा अमाउंट आपको गिवन है। ठीक है, चलिए सर, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट चेक करते हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। उसके लिए आपको शेड्यूल 2 बनाना है। शेड्यूल 2 में सबसे पहले देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व, आपको रिजर्व्स की डिटेल दे रखी है। आप यहां बना लें रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सबसे पहला आइटम है वो है साहब स्टैट्यूटरी रिजर्व 346.50। स्टैट्यूटरी रिजर्व का अमाउंट आपको बता दिया 346.50। ये अमाउंट तो बता रखा है। एक बात बताइए, क्या हर साल के प्रॉफिट में से कोई अमाउंट स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है क्या? मैंने आपको बताया था स्टैट्यूटरी रिजर्व में हमने पी एंड एल बनाया, तब हमने देखा था कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व से हर साल कमाए गए प्रॉफिट में से स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कितना किया जाता है? ये एक शेड्यूल्ड बैंक है या अनशेड्यूल्ड बैंक है? क्वेश्चन में लिख रखा है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में कितना परसेंट अमाउंट करंट ईयर के प्रॉफिट का पी एंड एल में, सॉरी, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है? आप बताएंगे तो मैं लिख दूंगा। रिया 25%। चंचल 20% अनशेड्यूल्ड में होता है, 20% अनशेड्यूल्ड में होता है। ये शेड्यूल्ड बैंक है तो 25%। कितना प्रॉफिट कमाया था पूरे साल में? चेक करो, पूरे साल में आपने प्रॉफिट कमाया था 225। तो 225 का 25%, 225 का 25%। चेक करके बताइए कितना होता है।
225 का 25%, सॉरी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ट्रांसफर टू प्लस ट्रांसफर 225 का 25%, 225 का 25%, जल्दी से बताइए। 56.25. 56.25, ठीक है सर। 56.25 आपने ये ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस देखिए, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस प्लस पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस था 61, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस आपको बता रखा है 618 प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 225 माइनस 56.25, 225 उसमें से 56.25 तो आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो आप पी एंड एल में जोड़ देंगे। कितना बच जाएगा 225 में से 56.25 माइनस कर देंगे तो 168.75, 168.75। क्या और कोई रिजर्व बचा हुआ है, और कोई भी रिजर्व नहीं बचा हुआ है, तो साहब रिजर्व का टोटल कितना हो गया, रिजर्व्स का टोटल अमाउंट बता दीजिए कि रिजर्व्स का टोटल अमाउंट कितना है। 1189.50, 1189.50, 1189.50, ये लीजिए साहब। पहले रिजर्व्स वाला वर्किंग नोट बना लीजिएगा, रिजर्व्स वाला वर्किंग नोट, ये 15-16 लाइन छोड़ दे और उसके बाद में रिजर्व्स का वर्किंग नोट बना ले। रिजर्व्स का वर्किंग नोट पहले बना ले, ये है शेड्यूल 2, इस पे हेडिंग लगा दे शेड्यूल 2, हमने यहाँ पे लिखा है शेड्यूल 2। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स को शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटा, जवाब देते रहे। Yes, sir. ठीक है, रिजर्व्स, रिजर्व्स के बाद में लिखा जाता है साहब बोरोइंग्स, सॉरी डिपॉजिट्स, थर्ड पॉइंट होता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का शेड्यूल नंबर होता है साहब थर्ड। क्या डिपॉजिट्स आपको बता रखे हैं, यस सर। कितने तरह के डिपॉजिट बता रखे हैं, 3 तरह के डिपॉजिट बता रखे हैं। डिपॉजिट कौन कौन से डिपॉजिट बता रखे हैं साहब, हमें बता रखा है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के बाद में बता रखा है सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, और सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के बाद में बता रखा है टर्म डिपॉजिट। कितना कितना अमाउंट है साहब, सीधा सीधा अमाउंट है 780.18, सेविंग्स बैंक का डिपॉजिट है 675 एंड द लास्ट वन
775.50, तीनों का टोटल लगा दीजिए, तीनों का टोटल लगा दीजिए, ये आपका डिपॉजिट का टोटल होगा। टोटल अमाउंट देखो, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, उस फॉर्मेट में जो जो आइटम्स आते हैं उन आइटम से रिलेटेड आइटम ढूंढने हैं और लिखना है बस। कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, सब लिखा हुआ होता है। टोटल बताइए। 230.2230.68, 2230.68। चलिए सर, डिपॉजिट के बाद आ जाती है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स शेड्यूल नंबर 4। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के बारे में सीधा सीधा ही लिखा हुआ है। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का अमाउंट कितना लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। बोरोइंग्स का अमाउंट बता दीजिए बेटा। बेटा अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, मैं क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूं, आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। सर 165.15। 165.15। ओके, बोरोइंग्स का अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है? बोरोइंग्स का अमाउंट लिखा हुआ है साहब 165.15। 15 कहाँ लिखा हुआ है बेटा? कृष्णा, सर ये बीपी जुड़ेगा नहीं क्या? बीपी अदर लायबिलिटी होगा या बोरोइंग्स होगा? बीपी का मतलब आपने बोरोइंग्स थोड़ी ना कर रखी होगी, फिर अदर लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? अगर बीपी को हमने बोरोइंग्स में लिखा तो हम अदर लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? ओके सर। ठीक है, तो बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का अमाउंट हमें सीधा सीधा दिया हुआ है, दिमाग ही नहीं लगाना। 165। बोरोइंग्स के बाद अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी में कौन सा अमाउंट आ गया? अदर लायबिलिटी में बिल्स पेबल का अमाउंट है, ये लो सर, खत्म। टोटल लगा दो, हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो। जैसे ही आप ये टोटल लगा देंगे, ये सारे आइटम्स आप लिख देंगे, आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी। कितनी हो गई लायबिलिटी साइड का टोटल? थ्री डबल एट टू पॉइंट 3882.33, ये लीजिए। अब इसके बाद आ जाता है असेट साइड।
असेट का काम बड़ा इजी है, क्योंकि असेट में हमें फिक्स अमाउंट बता रखे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है साहब, सबसे पहले आता है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। सबसे पहले आता है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, शेड्यूल नंबर 6। तो साहब दोनों बैलेंस आपको बताए हुए हैं, फटाफट से दोनों को जोड़ के अमाउंट बता दीजिए। कैश इन हैंड का अमाउंट भी बताया हुआ है और बैलेंस विद आरबीआई भी आपको बताया हुआ है। कैश इन हैंड और बैलेंस विद आरबीआई दोनों अमाउंट आपको बताए हुए हैं, फटाफट से जोड़ के बता दीजिए। 308.50, ठीक है सर, 308.05, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड होता है बैलेंस विद अदर बैंक और मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। तो हम कहते हैं साहब बैलेंस विद बैंक्स, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7। अमाउंट बता दीजिए साहब, इसमें क्या क्या आएगा? कैश विद अदर बैंक, कैश विद अदर बैंक और मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस और करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट इसी का पार्ट होता है। करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म का ही पार्ट होता है। शॉर्ट नोटिस, करंट अकाउंट का मतलब वो होता है जो पैसा शॉर्ट नोटिस पे आपका आ जाएगा। तो 489.99, 489.99। तीन चीजें कौन कौन सी? तीनों चीजें ऐड करें। सबसे पहले है कैश विद अदर बैंक, अदर बैंक के बाद मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, और तीसरा अमाउंट आ जाएगा करंट अकाउंट का। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आइटम आता है इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 8। इन्वेस्टमेंट देखिए आपने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड बता रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड, दो आइटम इन्वेस्टमेंट वाले, दो ही आइटम है, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक गोल्ड। दोनों का टोटल लगा के बता दीजिए। फोर फोर 8.09, 448.09, ये लीजिए सर। गवर्नमेंट सिक्के इन्वेस्टमेंट के बाद लास्ट एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। एडवांसेस में देखिए आपने, एडवांसेस का मतलब होता है जो आपने लोगों को लोन दे रखे हैं। जब लोन ले रखा होता है तो लोन बोलते हैं, जब लोन दे रखा होता है तो उसे एडवांस बोलते हैं। दो तरह के लोन आपने लोगों को दे रखे हैं, एक आपने कैश क्रेडिट दे रखा है, एक आपने टर्म लोन दे रखा है। कैश क्रेडिट जैसे अपन सीसी लिमिट बोलते हैं, एक आपने कैश क्रेडिट दे रखा है, एक आपने टर्म लोन दे रखा है। दोनों का टोटल लगा दीजिए बेटा, कैश क्रेडिट और टर्म लोन, कैश क्रेडिट और टर्म लोन, कैश क्रेडिट और टर्म लोन। टू 2407.47, 2407.47, ठीक है सर। इसके बाद फिक्स असेट, शेड्यूल नंबर 10। फिक्स असेट के शेड्यूल की बात करते हैं।
कि फिक्स असेट के शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 10 फिक्स असेट क्या कहता है, देखिए फिक्स असेट का शेड्यूल कहता है प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस 1,34,65,000, 1,34,65,000 लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन था? डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 1,10,000। तो 133.65 लाख 65 133.65 सॉरी 65 नहीं 55 133.55। ये तो हो गई साहब प्रेमाइसिस की वैल्यू। प्रेमाइसिस के बाद सेकंड आइटम था फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? फर्नीचर की वैल्यू है 95,96,000 माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 78,000 तो 95.18 लाख। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 228.73। ये लीजिए सर। सारी एसेट को चेक करने के बाद, सारी एसेट को चेक करने के बाद देखिए लास्ट में क्या कोई और एसेट बची हुई है क्या? इन सबको लिखने के बाद चेक कीजिए कि क्या हमारे पास कोई और एसेट बची हुई है। अगर बची हुई है तो उसे शेड्यूल 11 अदर एसेट्स में लिख दीजिए। अदर एसेट्स, क्या कोई एसेट बाकी है जो आपने नहीं दिखाई है? सारी एसेट को चेक कीजिए और देखिए क्या कोई ऐसी एसेट है जिसको आपने अभी तक नहीं दिखाया है। कोई एसेट नहीं है? ये लीजिए, टोटल लगा दीजिए। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो आपका टोटल ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। टोटल लगाइए। क्लियर है? 3,882.33। चलिए सर, अब लास्ट आइटम, लास्ट आइटम क्या बचता है? लास्ट आइटम साहब आपके पास बचता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट देखिए साहब, कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी है? चेक कीजिए कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट का अमाउंट था 14,12,000। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट कैलकुलेट करके दे रखा है। और उसने एक बात और कही है, एक 15,000 का अमाउंट है, एक 15,000 का अमाउंट है। किस चीज का? एक ऐसा डेप्ट है जिसको बैंक ने अभी तक डेप्ट मान नहीं रखा है,
लेकिन उसकी भी लायबिलिटी आने वाली है, तो 14.67 14.67। और लास्ट बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए कितने पड़े हैं, कलेक्शन के लिए पड़े हैं साहब, इसका अमाउंट भी आपको बता रखा है अलग से, 18.10। ये लीजिए साहब, ये आपका पूरी बैलेंस शीट होती है किस चीज की, एक बैंकिंग कंपनी। अब ये केवल एक थ्योरेटिकल काम है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर भी साहब कोई ना कोई सन की क्या पता आ जाए और आपको एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन किया है। अदरवाइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। केवल आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ भाई कैश एट बैंक बैलेंस में क्या क्या आता है, बैंक बैलेंस विद बैंक और मनी एट कॉल में क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीजें ऐड की जाती है, कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है, कितना परसेंट ट्रांसफर किया जाता है, बस ऐसी चीजें आपको पता होनी सर चाहिए। वो शॉर्ट नोट वाला बताना ये। हाँ, बैलेंस विद बैंक, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। समझो, बैलेंस विद बैंक, एक तो मेरा पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, तो आरबीआई के पास पड़ा है मतलब वो पैसा मुझे जल्दी से मिल सकता है। जैसे मैं आरबीआई को कहूंगा, एक बैंक कैसा, मान लीजिए मैं एसबीआई बैंक हूं, अगर मेरा पैसा आरबीआई के पास पड़ा है तो जैसे मैं आरबीआई से पैसा मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, मतलब वो बहुत ही हाईली लिक्विड पैसा है मेरा। जैसे कि मेरा कैश है, वैसे ही मेरा पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है वैसे तुरंत मिल जाएगा। क्या कभी आरबीआई ये कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है? नो सर। ठीक है। दूसरा, बैलेंस विद बैंक, दूसरे बैंक के साथ मेरा बैलेंस है, मतलब उनसे लेना है, तो हो सकता है ना वो बैंक मुझे ये कह दे कि हाँ भाई पैसा शाम को आएगा, शाम को मिलेगा, शाम को मिल जाएगा, मतलब डे के क्लोजिंग पे हो सकता है आपका उस बैंक के साथ जो भी हिसाब होता हो वो एक डे के क्लोजिंग पे होता हो, एक वीक के क्लोजिंग पे होता हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप किस तरह से करते, तो वहां पे तो वो पैसा। या मनी एट कॉल, आप जब मांगोगे तब आपको मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस मतलब आपने कहा साहब मुझे मेरा पैसा 2 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, मतलब करंट अकाउंट जैसा होता है कि हाँ अपन जब भी पैसा मांगते हैं अपने को अपना पैसा मिल जाता है, या जिसमें रेगुलरली पैसा आता जाता रहता है। ओके, शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है बहुत लंबे पीरियड तक पैसा, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं आता है, वो पैसा रेगुलरली आता जाता रहता है। क्लियर? यस सर। चलिए, बस इतना ही काम है। ये आपका था पूरा बैंकिंग कंपनी। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कम से कम 7-8 नंबर का वेटेज होता है, कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका वेटेज 12 to 13 मार्क्स तक हो जाता है। डन, सभी को क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर को, अब देखो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अपन ने तो अलग अलग कॉन्सेप्ट समझे हैं इसलिए अपन को 7 दिन लगे हैं, 6 दिन लगे हैं। आप इसको फटाफट से अगर पूरे को करेंगे तो ये आपसे अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो एक बार फटाफट से एक साथ बैठ के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दें, आपके पास कल का संडे भी है तो आप फटाफट से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। मंडे से हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी। डन? डन सर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।